दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों पिछले जो वीडियो में मैंने आप इस YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं, उन चैनल के माध्यम से आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब बिना मिले मैं आप लोगों के साथ आत्मीयता से जुड़ा हुआ हूं। आप लोगों के जो व्यू मुझे देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों के कमेंट मुझे जो देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। एक विशेष बात मैं आपको और बता देता हूं, ये चैनल HR स्टडी पॉइंट जो चैनल मैंने बना रखा है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस की ही क्लासें अपलोड की जा रही है। यदि आपको बाकी सारे जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके के वीडियो यदि आपको देखने हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल श्रीशांत क्लासेस को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए डाले जाने वाले वीडियो आप लोगों के पास उनका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वो था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया था। आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आप इन डाटा को क्लियर कर रहे हैं। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। क्या है तंत्रिका तंत्र और किस प्रकार से यह कार्य संपन्न करता है? तो दोस्तों इस टॉपिक को आप पूरा देखें। तंत्रिका तंत्र जो भी वीडियो आप लोगों के सामने डाले जा रहे हैं, इनको आप अधूरा देख करके ना छोड़ें, क्योंकि नेक्स्ट डे जो भी वीडियो आप लोगों के सामने डाले जाएंगे उनको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचते हैं आप उनको शेयर भी करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उनको सबसे पहले खुद पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में कभी भी नहीं आ सकता है। इसलिए आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको हमेशा पूरे देखें और बने रहे अपने इस चैनल HR स्टडी पॉइंट के साथ। तो दोस्तों लेकर के चलता हूं मैं अपने नए टॉपिक तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को। देखो छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, बहुत बार आपने ऐसा सुना है, बहुत बार अपन भी बोलते हैं कि भाई तो आज नर्वस क्यों हो रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, नर्वस क्यों हो रहे हो? ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो ध्यान से सुनेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा अच्छा है। और इस टॉपिक के अंदर यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो वो आते हैं अपने ब्रेन से, अपने दिमाग के आते हैं। और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे अपने इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप सचेत रहिए, बने रहिए। आप लोगों का प्यार मुझे जो इस यूट्यूब चैनल के जरिए मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। तो देखो बिना देरी किए अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। दोस्तों क्या होता है तंत्रिका तंत्र? देखो अपने शरीर की जितनी भी एक्टिविटी होती है, मनुष्य के शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सारी की सारी क्रियाओं पर नियंत्रण एक विशिष्ट तंत्र के द्वारा होता है। और वो विशिष्ट तंत्र कौन सा है दोस्तों? तो वो आपका तंत्रिका तंत्र। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है अपने शरीर की। मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, शरीर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण तंत्रिका आवेगों के माध्यम से, तंत्रिका आवेगों के माध्यम से जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उस तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो याद रखिए अपने शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है, चाहे वो बाहरी क्रियाएं चाहे वो आंतरिक क्रियाएं, इन सारी की सारी क्रियाओं पर कंट्रोल तंत्रिकाओं के माध्यम से जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उस तंत्र को दोस्तों कौन सा तंत्र कहते हैं? तो वो तंत्र कहलाता है आपका तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा मैं बात करूं तो भ्रूणीय अवस्था की यदि बात की जाए, भ्रूणावस्था में इस तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति, भ्रूणावस्था में तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है। दोस्तों ये पॉइंट काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। अच्छा पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रूणीय अवस्था में तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है, मेसोडर्मल होती है, एंडोडर्मल होती है। तो आपको याद रखना वो एक्टोडर्मल होती है। देखो पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं, इस पॉइंट को लेकर के फिर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र का निर्माण, तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस संघ के जीव में हुआ था? तो याद रखना दोस्तों,
तंत्रिका तंत्र का सबसे पहले निर्माण सीलेंट्रेटा संघ के जीवों में हुआ था। कौन से संघ के जीवों में हुआ था? सीलेंट्रेटा संघ के जीवों में। जैसा कि आपने नाम सुन रखा है, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, सीलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा। तो याद रखना, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण था वो किस संघ के जीव में हुआ था? तो वो सीलेंट्रेटा संघ के जीव में हुआ था। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र, सबसे विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र किन जीवों में पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, वो अपन लोग हैं, वो स्तनधारी हैं। तो सबसे विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र स्तनधारियों में होता है, मेमल्स में होता है। और अपन भी क्या है? स्तनधारी है। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत वो सारे जीव रखे गए हैं जो अपने बच्चों का लालन पालन, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो सारे के सारे स्तनपायी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, या मैमल्स की कैटेगरी में इनको काउंट किया गया है। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का निर्माण सीलेंट्रेटा संघ के जीव में हुआ है। और सबसे विकसित प्रकार का जो तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, वो किन में उपस्थित होता है? तो वो आपके स्तनधारी में उपस्थित होता है। फिर अपन बात करें तो देखो, एक विशिष्ट पॉइंट में आपको बताता हूं, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूरोलॉजी कहलाता है। और इसके जस्ट आगे अपने एक पॉइंट और पढ़ेंगे, उसको मैं नाम दे रहा हूं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, और अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। ध्यान देना दोस्तों, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दोनों तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों तंत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो याद रखना आपको, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? न्यूरोलॉजी में करते हैं। और अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। तो इन दोनों के अध्ययन को याद रखना, दोनों के अध्ययन को सम्मिलित रूप से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को सम्मिलित रूप से न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। कौन सी लॉजी? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो ध्यान देना, न्यूरोलॉजी क्या है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, और स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। और दोनों ही तंत्र एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए दोनों तंत्रों के अध्ययन को सम्मिलित रूप से न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अपन पॉइंट की बात करें तो तंत्रिका तंत्र में अपन किनका अध्ययन करेंगे, तो ये बात आप लोगों के लिए विशिष्ट पॉइंट रखेगी। तो पहले तो मैं आपके सामने एक पॉइंट और बताता हूं, जहां से पेपर में काफी बार क्वेश्चन निकलता है, तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? तो तंत्रिका तंत्र की जो मूलभूत इकाई होती है दोस्तों, मूलभूत या क्रियात्मक या संरचनात्मक जो इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत या क्रियात्मक इकाई जो होती है, उस इकाई का नाम है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका, जिसे अपन न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। मतलब आपका नर्वस सिस्टम किन कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है? तो वो असंख्य न्यूरॉन से बना हुआ है, असंख्य तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ है। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकलता है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की ही नहीं, मानव शरीर के साथ साथ यह संपूर्ण प्राणी जगत की सबसे लंबी कोशिका होती है। संपूर्ण प्राणी जगत की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो याद रखना, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो दोस्तों तंत्रिका कोशिका है। प्राणी जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो वो भी दोस्तों कौन है? आपकी
तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन। आपको ज्यादातर पेपर में न्यूरॉन नाम मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है और सबसे लंबी आपको पता चल चुकी है तंत्रिका कोशिका। इसी प्रकार प्राणी जगत की बात करें तो प्राणी जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे लंबी कौन सी है दोस्तों? तो वो आपकी तंत्रिका कोशिका। तो आपका तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? आपकी तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन से बना हुआ है। ये न्यूरॉन मनुष्य शरीर की ही नहीं संपूर्ण प्राणी जगत की सबसे लंबी कोशिका मानी गई है। इसके अलावा अपन बात करें तो तंत्रिका तंत्र को 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। अपन कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं देखते जाना। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में डिवाइड करें दोस्तों? 3 भागों में। तो देखना तंत्रिका तंत्र का डिवाइडेशन क्या है। इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो पार्ट आता है उसका नाम है दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे CNS कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों उसका नाम है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र बोले तो PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। PNS का मतलब क्या है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा आता है दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे कहा जाता है ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं? तो सर 3 पार्ट है नर्वस सिस्टम के। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या क्या पॉइंट अपन इनके अंतर्गत पढ़ेंगे? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भी बात करूं तो ये 2 तंत्रिकाओं से मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। एक अनुकंपी तंत्रिका होती है। कौन सी तंत्रिका? अनुकंपी तंत्रिका। और दूसरी होती है दोस्तों परानुकंपी तंत्रिका। परानुकंपी तंत्रिका। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितनी तंत्रिकाओं से मिलकर के बना हुआ है? तो वो 2 तंत्रिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, अनुकंपी तंत्रिका और परानुकंपी तंत्रिका। इसी प्रकार परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसके अंदर भी 2 तंत्रिकाएं आपको याद रखनी है। नंबर 1 कपालीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिका। और नंबर 2 मेरु तंत्रिका, मेरु तंत्रिका। कपालीय तंत्रिकाओं की बात करें तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 12 जोड़ी। काफी बार पेपर में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका RRB के पेपर में पूछा भी जा चुका है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो वो 12 जोड़ी होती है। और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है दोस्तों 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। तो कपालीय तंत्रिकाएं कहां से निकलती हैं? सर कपालीय तंत्रिकाएं कपाल से निकलती हैं। और मेरु तंत्रिकाएं कहां से निकलती हैं? तो मेरु रज्जु से निकलती हैं। मेरु तंत्रिकाएं कहां से निकल रही है? मेरु रज्जु से निकल रही है। कपालीय तंत्रिकाएं कहां से निकल रही हैं? कपाल से निकल रही हैं। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी। फिर अपन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों वो आता है आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंतर्गत भी अपन 2 पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट आएगा आपका मस्तिष्क, ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं पेपर्स में वो किसके आते हैं दोस्तों? ब्रेन के आते हैं, मस्तिष्क के आते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखें। तो अपन अब इस तंत्रिका तंत्र का जो सबसे मेन जो टॉपिक अपना वो है दोस्तों ब्रेन। इस ब्रेन का अध्ययन अपन डिटेल से करेंगे। बाकी इनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाएंगी। तो ये नर्वस सिस्टम है।
तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र का 3 पार्ट हो गए, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। एएनएस की बात करें तो इसके अंदर 2 तंत्रिकाएं शामिल होती हैं, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका। पीएनएस की बात करें तो इसके अंतर्गत भी 2 तंत्रिकाएं शामिल है, कपालीय तंत्रिका, मेरु तंत्रिका। कपालीय तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी, मेरु तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी। कपालीय तंत्रिकाएं कपाल से निकलती हैं, मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं। इसके अलावा मस्तिष्क और मेरु रज्जु जो पार्ट हैं वो किस तंत्र के हैं, तो वो सीएनएस के हैं। तो आपको मैं एक विशेष बात बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वो क्या है दोस्तों, ब्रेन। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट करता हूं, सीएनएस। और सीएनएस में भी अपन किसको पढ़ेंगे, ब्रेन को पढ़ेंगे। सीएनएस में भी दोस्तों किसको पढ़ेंगे, ब्रेन को पढ़ेंगे। क्या है ब्रेन, किस किस प्रकार से आपका ब्रेन काम संपन्न करता है। दिमाग, बहुत बार बोलते हैं ना, तेरो दिमाग चाले ही को नहीं, तेरा दिमाग में कचरा भर रहे। तो आज आपको मैं बता देता हूं कि आपकी दिमाग में कचरा कैसे भरा हुआ है, आप उस कचरे को कैसे दूर कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक आपका, बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो देखो दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट होता है ब्रेन, मस्तिष्क, ब्रेन। देखो मस्तिष्क की बात करें तो एक बात आपको पता चल चुकी है, तंत्रिका तंत्र में से सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो सबसे अहम जो पार्ट है दोस्तों, वो आपका कौन है, ब्रेन है। देखो लेकर के चलते हैं अपन। पहले अपन बात करते हैं ब्रेन स्थित कहां होता है। तो ब्रेन स्थित होता है कपाल गुहा में, जिसे अपन क्रेनियम भी कहते हैं। मस्तिष्क कहां स्थित है दोस्तों, कपाल गुहा या क्रेनियम में स्थित होता है। फिर बात की जाए इसके वजन की, तो मस्तिष्क का वजन आपको याद रखना है दोस्तों, नर में तो इसका वजन होता है 14 से 1500 ग्राम, 1400 ग्राम से 1500 ग्राम, या फिर मैं लिख सकता हूं 1.5 किलोग्राम समथिंग। अपना जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना है, 1.5 किलो है, 1.5 किलोग्राम है। जबकि नारी की यदि बात की जाए तो नारी के अंदर इसका वजन होता है दोस्तों 1250 से लेकर 1350 ग्राम तक। कितना होता है, 1250 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम तक। अब एक पॉइंट आपको यहां से मैं क्लियर कर देता हूं, विशेषकर लड़कियां ये ना सोचे कि हमारे मस्तिष्क का वजन कम है तो हमें इतनी बुद्धि नहीं है। ये गलत बात है। मस्तिष्क के वजन से कोई लेन देन नहीं है। मस्तिष्क को आप जितना ज्यादा काम में लेंगे, जितना ज्यादा इसको खपाएंगे, ये उतना ही ज्यादा एक्टिव होता जाता है। आप दिन भर के कार्यों के अंदर इसको लगाए रखेंगे तो ये एकदम एक्टिव रहता है। कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और ये वास्तविकता है। यदि आप निठल्ले बैठे हैं तो कोई कोई शैतानी आप जरूर करेंगे, और यदि आप कंटिन्यू अपनी स्टडी में लगे हुए हैं तो आपका दिमाग दिन दिन ज्यादा चलता जाएगा। यकीन मानिएगा, यदि आप 2 घंटे की स्टडी कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट डे आपका मन करेगा कि मुझे पढ़ना है, और यदि आपने ऐसा 10-15 दिन किया तो बिना पढ़े आपको नींद नहीं आ सकती है। ये मैं आपके साथ चैलेंज कर सकता हूं। कम से कम आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, निरंतरता रखनी पड़ेगी, और सफलता हमेशा निरंतरता से मिलती है, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी आप जारी रखें। तो कपाल गुहा या क्रेनियम में स्थित है। नर में इसका वजन 1400 ग्राम से 1500 ग्राम होता है, नारी में इसका वजन 1250 से 1350 ग्राम होता है। फिर अपन बात करें मस्तिष्क की, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, मस्तिष्क के चारों ओर 3 झिल्लियां उपस्थित होती हैं। कितनी झिल्लियां उपस्थित होती हैं, 3 झिल्लियां। और ये 3 झिल्लियां क्या कहलाती हैं, तो इन 3 झिल्लियों को अपन नाम देते हैं दोस्तों मस्तिष्क आवरण, मस्तिष्क आवरण। मेनिंजस। तो मस्तिष्क के चारों ओर 3 प्रकार की झिल्लियां उपस्थित है, जिसे अपन मेनिंजस या फिर मस्तिष्क आवरण कहते हैं। और इन तीनों झिल्लियों को आपको याद रखना है दोस्तों डीएपी से। खेत में जो डीएपी डालते हैं ना अपन, उस डीएपी से आपको ये याद रखनी है। डी का मतलब है दोस्तों ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर।
और ड्यूरामीटर को कहा जाता है दोस्तों दृढ़तानिका। दृढ़तानिका। दूसरी आती दोस्तों इलेक्ट्रॉनॉइड, और इसे कहा जाता है जालतानिका। जालतानिका। तीसरी आती है दोस्तों आपकी P4 पायामेटर। पायामेटर जिसे कहा जाता है मृदुतानिका। क्या कहते हैं दोस्तों? मृदुतानिका। तो डीएपी मस्तिष्क के चारों ओर जो 3 झिल्लियां उपस्थित है उनको अपन मस्तिष्क आवरण के नाम से जानते हैं। डीएपी के शॉर्टकट से आप इनको याद कर सकते हैं। D4 ड्यूरामेटर दृढ़तानिका, A4 एरेक्नोइड जालतानिका, P4 पायामेटर मृदुतानिका। तो अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं जहां तक मेरा सवाल है। इसके अलावा देखो एक विशेष पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूं। मस्तिष्क की, मानव मस्तिष्क की जो कपालीय दक्षता होती है, मानव मस्तिष्क की जो कपालीय दक्षता होती है दोस्तों वो होती है 1400 सीसी। सीसी का मतलब क्या है? क्रेनियल कैपेसिटी है। सीसी का मतलब क्या है? क्रेनियल कैपेसिटी, हिंदी में जिसको अपन कपालीय दक्षता के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं इसके 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं। इसके संबंध में आपको कभी भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर लड़कियों को कि हमारे मस्तिष्क का वजन तो कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसकी बात करूं तो मस्तिष्क की जो कपालीय दक्षता है वो 1400 सीसी है। डिफाइन करता हूं उसको विद एग्जांपल, ध्यान से सुनेंगे। सीसी का मतलब आपको पता चल चुका है, क्रेनियल कैपेसिटी, कपालीय दक्षता है। आपने बाइक की सीसी का नाम तो सुना ही होगा। बाइक देखो 100 सीसी इंजन की बाइक आती है, 110 सीसी इंजन की बाइक आती है, सर 180 इंजन की भी आती है, 150, 200। ये क्या है दोस्तों? ये इंजन की कैपेसिटी है। सारी गाड़ियों की इंजन की कैपेसिटी अलग आती है। कोई 800 सीसी इंजन की है, कोई 1000 सीसी इंजन की है, कोई 2000 सीसी इंजन की है। तो जिस गाड़ी की अपन बात करें, जिस गाड़ी की इंजन की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही वजन सहन कर सकती है। तो यहाँ आपको विशेष फोकस वाली बात याद रखनी है कि क्या है ये सीसी। मैं 2 एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। एक 100 सीसी की बाइक है किसी बच्चे के पास, किसी नौजवान के पास, और एक नौजवान के पास 200 सीसी की बाइक है। जैसे कि अपन मान लेते हैं ये 100 सीसी की बाइक प्लेटिना है और ये 200 सीसी की बाइक आपकी कोई सी भी मान लो, आप 200 पल्सर मान लेते हैं अपन। ये प्लेटिना है, ये पल्सर है। ध्यान से सुनेंगे, सीसी का अंतर बता रहा हूं। 100 सीसी की प्लेटिना बाइक, एक नौजवान लड़का इसको चला रहा है और ये इसको 90 से 100 की स्पीड में दौड़ा रहा है। 90 से 100 की स्पीड में दौड़ा रहा है। तो लोग इसको सड़क पर चलते हुए लोग क्या बोलेंगे कि आज ये मरेगा या फिर किसी को मार के डालेगा। लेकिन यदि उसी के पीछे 200 सीसी पल्सर बाइक के ऊपर दूसरा नौजवान बंदा आ रहा है तो 4-5 यदि लड़के कहीं रोड के आजू बाजू में खड़े हैं तो देख करके क्या बोलते हैं, और वाह यार देख क्या स्पीड है बंदे की, क्या यार गजब की बाइक चला रहा है। तो ये क्या है? ये सीसी का अंतर है दोस्तों, ये सीसी का अंतर है। ये सीसी का अंतर मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं है। सबकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 1400 सीसी है। तो इसका मतलब सबके ब्रेन की मैं बात करूं तो वो बराबर काम करना चाहिए, लेकिन वो बराबर काम क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि कई अपने माइंड को बहुत ज्यादा प्रखर बना लेते हैं और कई उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। उनको पढ़ाई से कोई लेन देन ही नहीं होता है, बाकी उलझे काम के अंदर ही फुर्सत नहीं मिलती उनको। तो ध्यान देना। इसी प्रकार यदि दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एक 800 सीसी इंजन की कार है और एक 1800 सीसी इंजन की कार है। 2000 सीसी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? 800 सीसी इंजन, जैसे अल्टो कार की बात करें तो 800 सीसी इंजन यदि मान लेते हैं कि 130 की स्पीड में चल रही है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो लोग इसको देख करके जरूर बोलेंगे कि साला मरेगा पक्का पक्का। लेकिन यदि वहीं फॉर्च्यूनर गाड़ी निकले और उसकी स्पीड 130 की बजाय 180 की स्पीड में वो चल रही है तो 4 बार लोग देखते हैं कि नहीं देखते?
तो ये बड़ा अंतर है सी का, इसको माइंड से नहीं लेना है। आपने अपने दिमाग को कंटिन्यू काम में लेते रहना है। जितना आप इसको खपाएंगे इतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि विद्या हमेशा रिवीजन पर डिपेंडेंट होती है। बार बार किसी चीज को आप रिपीट करते हो तो वो ज्यादा आपके पास रहती है, और यदि आप इसको रिपीट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप इसको भूल जाओगे। देखो दोस्तों, बताता हूं आपके ब्रेन को कितनी सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, कितने सारे आवरण इसको पहनाए हुए हैं। तो देखो एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं। ये दोस्तों आपका ब्रेन है। क्या दोस्तों? ब्रेन। अब ब्रेन के बाहर कितनी झिल्लियां हैं? तो सर ब्रेन के बाहर 3 झिल्लियां हैं, DAP। ध्यान से सुनना, ये क्रम है वो उल्टा क्रम है आपका। सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो होती है दोस्तों ड्यूरामेटर, उसके बीच में जो झिल्ली है वो है आपकी पायामेटर, सॉरी एरेक्नोइड, और सबके अंदर जो झिल्ली होती है उसे कहा जाता है पायामेटर। तो ऊपर से क्रम चलेगा दोस्तों DAP, सबसे बाहर वाली दृढ़ तानिका जो कपाल के कांटेक्ट में है। पायामेटर जो झिल्ली होती है वो आपके ब्रेन के कांटेक्ट में होती है। ये देखो नाम लिखा हुआ है मृदु तानिका, एकदम सॉफ्ट होती है। यदि ड्यूरामेटर यहाँ होती तो ब्रेन के ऊपर इसका हानिकारक इफेक्ट पड़ सकता था। तो पायामेटर मृदु तानिका सॉफ्ट होती है, जो किसके कांटेक्ट में है? ब्रेन के कांटेक्ट में। और जो ड्यूरामेटर वो सबसे बाहर है, जो कपाल के कांटेक्ट में होती है। अब देखो ये आपका कपाल हो गया। फिर आते हैं दोस्तों बाल, और फिर अपन एक हेलमेट लगाते हैं कि नहीं, और फिर भी ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है बेचारा। तो सोच करके देखो कि भगवान ने आपके इस ब्रेन को कितने आवरण दिए हैं, और इन आवरण की वजह से आपका ब्रेन सुरक्षित है। तो सेफ रहना आपको, क्योंकि इस ब्रेन की वजह से ही आज अपन इंसान कहलाने योग्य हैं। यही चलता है। आपने कभी घोड़ों गधों की क्लास लेते हुए देखा है किसी को कि एक घोड़ा क्लास ले रहा है, बाकी घोड़े पढ़ रहे हो, एक भैंस पढ़ा रही है, बाकी भैंसे पढ़ रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये दिमाग सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है दोस्तों? इंसान को मिला है। बुद्धिमान प्राणी इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? तो वो इंसान ही है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी अच्छे से। ये मैंने आपको इनका एग्जाम्पल के साथ बता दिया आप लोगों को। अब देखो मैं वापस पीछे वाले पॉइंट पर आता हूं। तो मस्तिष्क के चारों कितनी झिल्लियां बताई मैंने दोस्तों आपको? 3 झिल्लियां बताई है सर। कौन कौन सी बताई है? नंबर 1 ड्यूरामेटर, नंबर 2 एरेक्नोइड, और नंबर 3 पायामेटर। अब इन झिल्लियों की बात करते हैं दोस्तों अपन। मैं थोड़ा सा इसको भी क्लीन कर देता हूं। देखो दोस्तों, पहली जो झिल्ली है वो है ड्यूरामेटर या फिर दृढ़ तानिका। दूसरी जो झिल्ली आपकी दोस्तों वो है एरेक्नोइड, या फिर इसे कहा जाता है जाल तानिका। और तीसरी जो झिल्ली आपकी वो है सबसे अंदर वाली दोस्तों पायामेटर, जिसे मृदु तानिका के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी DAP, D फॉर ड्यूरामेटर, A फॉर एरेक्नोइड और P फॉर पायामेटर झिल्लियां आपके ब्रेन के चारों उपस्थित है, जिसको अपने मस्तिष्क आवरण नाम दिया है। बात करते हैं एक की ड्यूरामेटर झिल्ली की। यदि मैं बात करूं तो ध्यान देना दोस्तों, ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है। सबसे बाहरी झिल्ली होती है। और कैसी होती है दोस्तों? तो ये दृढ़ होती है सर, हार्ड होती है। कैसी झिल्ली है? हार्ड झिल्ली है, सबसे बाहर स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये विशिष्ट प्रकार के कोलेजन तंतुओं से बनी हुई होती है। तो ड्यूरामेटर झिल्ली किन से बनी हुई है? कोलेजन तंतुओं से बनी हुई द्विस्तरीय झिल्ली होती है। 2 लेयर होती है इसकी, द्विस्तरीय झिल्ली होती है। और इसके अंदर रक्त से भरे कोलेजन शिरा पात्र उपस्थित होते हैं। रक्त से भरे हुए कोलेजन शिरा पात्र उपस्थित होते हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है कि आपकी ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका झिल्ली कोलेजन तंतुओं से बनी हुई द्विस्तरीय झिल्ली होती है, और इस झिल्ली के अंदर रक्त से भरे कोलेजन शिरा पात्र उपस्थित होते हैं।
इसके अलावा अपन बात करें तो ड्यूरामेटर जो आपकी झिल्ली है, ड्यूरामेटर जो झिल्ली है वो किसके कांटेक्ट में है? मैंने अभी आपको एक डायग्राम में बताया था, ड्यूरामेटर झिल्ली सर कपाल के कांटेक्ट में रहती है। किसके संपर्क में रहती है दोस्तों? कपाल के कांटेक्ट में। तो ड्यूरामेटर और कपाल के बीच एक विशिष्ट प्रकार का स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना दोस्तों, उस स्पेस का नाम है एपीड्यूरल स्पेस। एपीड्यूरल स्पेस ये आपको याद रखना है। तो ड्यूरामेटर किसके कांटेक्ट में है? कपाल के कांटेक्ट में। और ड्यूरामेटर और कपाल के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उस स्पेस को एपीड्यूरल स्पेस कहा जाता है। और ये एपीड्यूरल स्पेस स्तनधारियों में क्या होता है दोस्तों? अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो ये आपको ड्यूरामेटर या दृढ़ तानिका की बातें याद रखनी है। सबसे ब्रेन के सबसे बाहर की झिल्ली है, दृढ़ यानी कि हार्ड होती है, और इसके अंदर कोलेजन तंतुओं की बात करें तो ये झिल्ली किससे बनी हुई है? कोलेजन तंतुओं से बनी हुई द्विस्तरीय झिल्ली है। और इसके अंदर रक्त से भरे हुए कोलेजन शिरापात्र उपस्थित होते हैं। ड्यूरामेटर और कपाल के बीच के स्थान को एपीड्यूरल स्पेस कहा जाता है। और ये एपीड्यूरल स्पेस स्तनधारियों में क्या होता है दोस्तों? अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। दूसरी झिल्ली की बात करें तो दूसरी आती है आपकी एरेक्नोइड या जाल तानिका। और ध्यान देना दोस्तों, एरेक्नोइड और जाल तानिका किन किन के बीच की झिल्लियां हैं? तो ये है आपके ड्यूरामेटर एवं पायामेटर। ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच की झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो वो है आपकी दोस्तों एरेक्नोइड या जाल तानिका। जैसा कि मैंने एक डायग्राम अभी आप लोगों के सामने बनाया था कि ये आपका ब्रेन था, ब्रेन के बाद पायामेटर, पायामेटर के बाद एरेक्नोइड, और एरेक्नोइड के बाद कौन सी है? ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर के जस्ट बाद कौन है आपका? कपाल है। कौन है? कपाल। तो ड्यूरामेटर और ड्यूरामेटर तो कांटेक्ट में रहती है किसके? कपाल के। पायामेटर सबसे अंदर वाली झिल्ली है। और एरेक्नोइड कहां की है? ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच की झिल्ली को किस नाम से जानते हैं? तो वो है आपकी दोस्तों एरेक्नोइड या जाल तानिका। और ये जाल तानिका किससे बनी हुई होती है दोस्तों? ये संयोजी उत्तकों से बनी हुई है। किनसे बनी हुई है? संयोजी उत्तकों से बनी हुई झिल्ली। कौन सी झिल्ली आपकी? एरेक्नोइड। इधर ध्यान दें, ये वाली झिल्ली कौन से तंतुओं से बनी हुई है? कोलेजन तंतुओं से। जबकि आपकी एरेक्नोइड झिल्ली किससे बनी हुई है? तो वो संयोजी उत्तकों से बनी हुई होती है। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड, देखो ये स्पेस रहा, ये ड्यूरामेटर आपकी, ये एरेक्नोइड है ना। तो देखो इनके बीच में जो स्पेस था ना, कपाल और ड्यूरामेटर के बीच जो स्पेस था उसे तो नाम क्या दिया अपन ने? एपीड्यूरल स्पेस। और अब अपन बात करें ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड, कौन कौन सी की बात कर रहा हूं? ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच जो स्पेस होता है दोस्तों, उस स्पेस को कहा जाता है सबड्यूरल स्पेस। कौन सा स्पेस है? सबड्यूरल स्पेस। किन किन की बात कर रहा हूं मैं? ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड झिल्ली के बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस क्या कहलाता है? सबड्यूरल स्पेस। और ये सबड्यूरल स्पेस क्या करता है? इन दोनों झिल्लियों को, दोनों झिल्ली कौन कौन सी? ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड, दोनों झिल्लियों को क्या बनाए रखता है? नम बनाए रखता है, नम बनाए रखता है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से क्या करना है? याद रखना है। तो आपका एपीड्यूरल स्पेस स्तनधारियों में क्या था दोस्तों? एब्सेंट था। जबकि सबड्यूरल स्पेस स्तनधारियों में क्या होता है? उपस्थित होता है दोस्तों, उपस्थित होता है। तो ये इतनी बातें आपको किसकी याद रखनी है? एरेक्नोइड या जाल तानिका की। तो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच, सॉरी ड्यूरामेटर और पायामेटर, ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच की जो झिल्ली है उसे एरेक्नोइड या जाल तानिका कहते हैं। संयोजी उत्तकों से बनी हुई झिल्ली होती है।
और ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड झिल्ली के बीच के स्पेस को, बीच के स्थान को सब ड्यूरल स्पेस कहा जाता है और ये स्तनधारियों में उपस्थित है। और इस सब ड्यूरल स्पेस के अंदर जो जलीय द्रव उपस्थित होता है वो जलीय द्रव क्या करता है दोस्तों, इन दोनों झिल्ली यानी कि ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड को नम बनाए रखने का काम संपन्न करता है। फिर अपनी लास्ट जो झिल्ली आती है वो है दोस्तों पायमेटर या मृदु तानिका। और पायमेटर या मृदु तानिका किस किस के बीच में उपस्थित है, तो याद रखना ये किसके कांटेक्ट में है दोस्तों, ये आपके ब्रेन के कांटेक्ट में है। ब्रेन के संपर्क में कौन सी झिल्ली होती है, तो वो है आपकी लास्ट वाली पायमेटर। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ड्यूरामेटर सबसे बाहर वाली झिल्ली होती है, तो पायमेटर सबसे आंतरिक झिल्ली होती है, सबसे आंतरिक झिल्ली होती है। और आंतरिक झिल्ली होने के साथ साथ कैसी होती है दोस्तों, मृदु होती है सर, सॉफ्ट होती है। कैसी होती है, मृदु होती है या फिर सॉफ्ट होती है। अब देखो एक विशेष पॉइंट की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, एरेक्नोइड और पायमेटर, कौन कौन सी की बात कर रहा हूं, एरेक्नोइड और पायमेटर, इन दोनों झिल्लियों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एरेक्नोइड और पायमेटर, इन दोनों झिल्लियों के बीच एक विशिष्ट प्रकार का तरल पदार्थ बना रहता है। और उस तरल पदार्थ को याद रखना किन किन के बीच में, एरेक्नोइड और पायमेटर के बीच विशिष्ट प्रकार का जो लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को कहा जाता है दोस्तों CSF। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, CSF। किस किस के बीच भरा हुआ है, एरेक्नोइड और पायमेटर के बीच क्या भरा हुआ है, CSF भरा हुआ है। CSF किन किन के बीच भरा हुआ है, एरेक्नोइड और पायमेटर के बीच, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। और अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो किस किस के बीच में भरा हुआ है, तो सर एरेक्नोइड और पायमेटर झिल्ली के बीच जो लिक्विड भरा होता है उसे अपन CSF प्रमस्तिष्क मेरु द्रव या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है दोस्तों, क्षारीय प्रकृति का। और क्षारीय प्रकृति का होने के साथ साथ यदि मैं इसके pH की बात करूं, यदि इसकी pH की बात की जाए दोस्तों, तो वो कितनी होती है, 7.8 होती है। तो याद रखना आपको प्रमस्तिष्क मेरु द्रव जो भरा हुआ है उसकी pH का मान कितना है दोस्तों, 7.8, मतलब दुर्बल क्षारीय प्रकृति का। ये कौन सी प्रकृति का है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का। हो सकता है आपको उधर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर लिख देता हूं। कौन से लिक्विड की बात कर रहे हैं अपन, CSF की। CSF का मतलब क्या है सर, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं इसको। और ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या कार्य संपन्न करता है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। CSF का जो काम है वो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पायमेटर सॉफ्ट झिल्ली होती है जो जस्ट ब्रेन के कांटेक्ट में होती है, और इसके जस्ट ऊपर आपकी एरेक्नोइड, इन दोनों के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको अपन CSF बोलते हैं। और ये मस्तिष्क की बाहरी आघातों से क्या करता है दोस्तों, सुरक्षा करता है। फिर अपन बात करें तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की भी बात करें, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की भी बात की जाए तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क में CSF की जो मात्रा होती है दोस्तों वो 150 ml होती है। कितनी होती है, 150 ml।
ये ऐसा पॉइंट मैंने आपको फेफड़ों में भी बताया था कि फेफड़ों के अंदर जो प्लूरल द्रव भरा होता है, जो फेफड़ों को भारी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी क्वांटिटी भी कितनी थी, 150 ml थी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछे जा सकते हैं। अब देखो इस CSF में उपस्थित क्या होता है, तो ये भी आपका अच्छा पॉइंट है। तो CSF के अंदर कौन कौन उपस्थित होता है, तो सर इसमें प्रोटीन उपस्थित होती है। प्रोटीन के अलावा सर इसमें जल उपस्थित होता है, एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन। ये दो प्रोटीन के नाम आपको याद रखने हैं। तो प्रोटीन तो कौन कौन सी होगी, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। जल भरा होता है, इसके अलावा इसमें यूरिया, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल ये भी उपस्थित होते हैं। इसके अलावा कुछ आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं या फिर क्लोराइड हो सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। CSF में कौन कौन उपस्थित है, जल उपस्थित होता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन उपस्थित होती है, इसके अलावा यूरिया, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं और क्लोराइड हो सकते हैं। इसके अलावा CSF क्या काम और करता है, तो CSF मस्तिष्क को उत्प्लावकता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों, उत्प्लावकता प्रदान करने का काम भी किसका है, आपके CSF का है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो तीनों झिल्लियां अपनी हो चुकी हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायोमेटर और विशेष जो पॉइंट आपका CSF का, इतनी सारी डिटेल आपको अच्छे से याद रखनी है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं ब्रेन के डिवाइडेशन पर। ब्रेन का डिवाइडेशन अपन किस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार तंत्रिका तंत्र को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था, ठीक उसी प्रकार दोस्तों ब्रेन को भी अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। और ब्रेन के 3 भाग कौन कौन से हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एक टेबल के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अपन बात करें ब्रेन की, मस्तिष्क की। मस्तिष्क, तो दोस्तों मस्तिष्क को भी कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं अपन, 3 भागों में। और वो 3 भाग सर कौन कौन से हैं, तो पहला तो भाग आता है दोस्तों अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क। दूसरा पार्ट आता है मध्य मस्तिष्क, बीच वाला दिमाग। और तीसरा पार्ट आता है दोस्तों पश्च मस्तिष्क, लास्ट वाला पार्ट। तो मस्तिष्क के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, आगे वाला मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क और बीच वाला मस्तिष्क। यदि पश्च मस्तिष्क की मैं बात करूं तो पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट पढ़ेंगे अपन। नंबर 1 अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जिसे सेरेबेलम कहा जाता है, अनुमस्तिष्क या जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, सेरेबेलम बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे वो है पोन्स वेरोलाई, जिसको आप पोन्स भी कह सकते हो, पोन्स वेरोलाई। और तीसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है मेडुला, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। ये आपके ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। तो पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट हो गए, अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लांगेटा। इसी प्रकार मध्य मस्तिष्क की बात करें तो इसके भी 2 पार्ट आते हैं। नंबर 1 क्रूरा सेरेब्राई, क्रूरा सेरेब्राई। और नंबर 2 आता है दोस्तों कोरपोरा, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। तो मध्य मस्तिष्क के कितने पार्ट हो गए,
दो पार्ट, क्रूरा सेरेब्राई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक इसी प्रकार अग्र मस्तिष्क के भी अपन दो मुख्य पार्ट पढ़ेंगे। नंबर एक प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहा जाता है। और दोस्तों मस्तिष्क से भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो किससे पूछे जाते हैं? सेरेब्रम से पूछे जाते हैं। और दूसरा आता आपका अग्र मस्तिष्क पश्च, अग्र मस्तिष्क पश्च, जिसे डायनसीफेलोन के नाम से जानते हैं, डायनसीफेलोन कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके ब्रेन का डिवाइडेशन है। तो ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया अपने, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट पढ़ेंगे अपन, प्रमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम कहते हैं, अग्र मस्तिष्क पश्च आगे वाले मस्तिष्क का भी पीछे वाला पार्ट जिसे डायनसीफेलोन बोलेंगे। मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट हो गए, क्रूरा सेरेब्राई, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और पश्च मस्तिष्क के तीन पार्ट, अनुमस्तिष्क, पोन्स विरोलाई और मेडुला ओब्लांगेटा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब तक आपके पास लेकर के नहीं आऊं तब तक आप लोग इस टेबल को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और आशा करता हूं कि जो बच्चा इस टेबल को याद कर लेगा, मेरी गारंटी है इससे ब्रेन के जितने भी वर्क हैं आप लोगों को मैं उंगलियों पे याद करवा दूंगा कि कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट का क्या वर्क है। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस टेबल को जरूर याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक मेरा आप वेट करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस स्टडी पॉइंट को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यदि इस दुनिया में कोई रखता है तो वो मेरे माता पिता के बाद मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का प्यार मुझे जो मिला है उसको तो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए आप अपने सर, अपने साथी हरीश कुमार के साथ, अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट के साथ। तब तक, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के नहीं आता हूं तब तक मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।